हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12 की फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं आज पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर के हम दो ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? आवेश की उत्पत्ति और आवेश के मात्रक, जिसमें एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक हम डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या देखा था? आवेश के जितने भी गुणधर्म थे उन सबको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशन की विधियां। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं उसको बोलेंगे आवेशन की विधियां। तो बेटा आवेशन की तीन विधियां हैं, प्रमुख तीन विधियां हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली जो हमारी विधि है वो है घर्षण विधि द्वारा किसी वस्तु का आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि बेटा हमें याद रखनी है कौन सी? चालन या संपर्क विधि। चालन या संपर्क विधि, चालन या संपर्क विधि द्वारा आवेशन हो गया। और थर्ड नंबर की है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमें ध्यान रखनी है, वो है विद्युत प्रेरण विधि द्वारा। विद्युत प्रेरण द्वारा। ठीक है बेटा, तीन विधियां हमें याद रखनी है। पहली विधि कौन सी है? घर्षण द्वारा। दूसरी विधि क्या है? चालन या संपर्क विधि द्वारा। और तीसरी विधि क्या है? विद्युत प्रेरण द्वारा। तीन विधियों द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। तो पहली विधि को हम डिस्कस करते हैं कि घर्षण विधि द्वारा क्या होती है और घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। ये सब इसी का टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, घर्षण विधि द्वारा। देखो बेटा, घर्षण विधि द्वारा में यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि किन्हीं दो निश्चित वस्तु को हम क्या करेंगे? परस्पर रगड़ेंगे। कोई दो निश्चित वस्तु होनी चाहिए। तो इस विधि में क्या करेंगे? जब किन्हीं दो निश्चित वस्तुओं को, जब किन्हीं दो निश्चित वस्तुओं को, जब किन्हीं दो निश्चित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर, इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होगा बेटा? जब हम दो निश्चित वस्तुओं को परस्पर करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पे चले जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वह धनावेशित हो जाती है, वह धनावेशित, वह धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तथा जो वस्तु, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, वह ऋण आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। इसका मतलब दोनों वस्तुएं क्या हो गई बेटा? दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। अर्थात दोनों वस्तुएं, अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जिससे वे विद्युतीय गुण दर्शाती है, जिससे वे विद्युतीय गुण, जिससे वे विद्युतीय गुण दर्शाती है, विद्युतीय गुण दर्शाती है। इसे ही घर्षण विद्युत कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे बेटा? घर्षण विद्युत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। एक चीज में हमें ध्यान रखनी बेटा, यह वो प्रक्रिया है जिसमें दोनों वस्तुएं समान परिमाण में आवेशित होती है लेकिन विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है।
घर्षण में बेटा ध्यान रखना, दोनों वस्तुएं क्या रहेगी, समान परिमाण में आवेशित। दोनों वस्तुएं क्या रहेगी, समान परिमाण में आवेशित होगी। दोनों वस्तुएं क्या रहेगी, समान परिमाण में आवेशित होगी। दूसरी बात, लेकिन प्रकृति कैसी रहेगी, विपरीत प्रकृति में, लेकिन विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। बस ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब किन्हीं दो निश्चित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु जितनी धनावेशित होती है, दूसरी वस्तु उतनी ही ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। और दोनों वस्तुएं क्या होगी, विद्युतीय गुण दर्शाएगी। इसी को हम क्या करते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण की वजह से विद्युतीय गुण दर्शाना क्या हो गया, घर्षण विद्युत। आप एक एग्जांपल भी याद रख सकते हो, जब हम कांच और रेशम के कपड़े को या किसी रेशम के टुकड़े को जब परस्पर रगड़ते हैं तो क्या होने वाला है बेटा, जब हम कांच और रेशम के कपड़े को परस्पर रगड़ते हैं, ये हो गया, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, कांच को किससे रगड़ा, प्लस रेशम से हमने रगड़ा, तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए कांच क्या हो जाता है, हमेशा धनावेशित हो जाता है। और रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये एक निश्चित, अगर आपको कोई युग्म छांटना होगी, कोई निश्चित युग्म छांटिए, तो हम बोल सकते हैं कि कांच और रेशम ये निश्चित युग्म हो गए, निश्चित जोड़ा हो गया। जब कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच के इलेक्ट्रॉन निकल किस पे चले जाते हैं, रेशम पे चले जाते हैं, जिससे आपका जितना आपका कांच धनावेशित हुआ है उतना ही रेशम आपका क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। ठीक है बेटा, ये पहली विधि हो गई घर्षण विधि द्वारा। दूसरी विधि आती है हमारी चालन विधि द्वारा। दूसरी विधि क्या रहेगी, चालन विधि द्वारा। दूसरी विधि हम लेके चलते हैं चालन विधि द्वारा। चालन विधि या संपर्क विधि द्वारा वस्तुओं का आवेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, ये चालन विधि केवल और केवल किसके लिए है, चालकों के आवेशन के लिए। ये विधि प्रयुक्त की जाती है केवल और केवल किसके लिए, चालकों के आवेशन के लिए प्रयुक्त, चालकों के आवेशन के लिए प्रयुक्त की जाती है। कुछ चालकों के लिए प्रयुक्त नहीं होगी, के लिए प्रयुक्त विधि है ये। ठीक है, चालकों को ही केवल इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब किसी आवेशित चालक के पास, जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक, किसी अनावेशित चालक को लाकर संपर्क कराया जाता है, अनावेशित चालक को लाकर संपर्क कराया जाता है। संपर्क कराना बहुत जरूरी है, संपर्क कराया जाता है तो कुछ आवेश, आवेशित वस्तु से निकलकर, आवेशित वस्तु से निकलकर अनावेशित चालक पर, अनावेशित चालक पर चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे अनावेशित वस्तु या चालक, जिससे अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है, जिससे अनावेशित चालक को आवेशित चालक से हटाने पर, ठीक है, आवेशित चालक से हटाने पर वह आवेशित हो जाता है, वह आवेशित हो जाता है। बेटा इसको कैसे करेंगे, डायग्राम समझते देखो। मेरे पास में क्या है, एक चालक पदार्थ है और ये किसी कुछ चालक स्टैंड पे रखा हुआ है। बेटा इसको समझने की कोशिश करना, ये चालक ए है, इसको किसी आवेश से हमने क्या कर रखा है, आवेशित कर रखा है। ठीक है,
इसके पास में एक दूसरा हमने क्या ले रखा है, अनावित चाल ले रखा है, वो दूर है, ये पास में नहीं रखना वरना प्रेरण लग जाएगा यहाँ पे। ये मैंने एक ले लिया चालक भी। जैसे ही मैंने इन दोनों को संपर्क करवाया, इसको और इसको बेटा, जैसे अपन ने क्या करवा दिया, संपर्क करवा दिया। जैसे ही हमने इनको संपर्क करवाया तो कुछ आवेश चालक ए से निकल कर किस पे चला गया, चालक बी पर भी चला गया बेटा। ठीक है, चालक ए से निकल कर थोड़ा बहुत किस पे चला गया, बी पर भी चला गया। वो डिपेंड करेगा कि उसकी धारिता कितनी है, उस हिसाब से आवेश इस पे चला जाएगा। अब हम तीसरे डायग्राम में क्या करते हैं, चालक ए और बी को क्या कर लेते हैं, दूर दूर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा चालक ए हो गया, और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, चालक बी को हमने क्या कर लिया बेटा, अलग कर लिया। ये चालक बी को हमने अलग कर लिया, तो इस पे भी क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो सबसे पहले जैसे अभी पिछले वाले में हमने क्या देखा था, दोनों वस्तुएं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। लेकिन संपर्क या चालन विधि में हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुएं आपके समान प्रकृति में आवेशित होती है, लेकिन परिमाण समान ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे सर परिमाण समान कब होगा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हम बात करते हैं मिश्रित चालन विधि के अंदर और क्या होने वाला है। इस विधि में ध्यान रखना, इस विधि में क्या होगा, इस विधि में दोनों वस्तुएं समान प्रकृति, दोनों वस्तुएं समान प्रकृति में आवेशित होती है। वैसे एक तो वस्तु आवेशित थी, आप ये बोल सकते हो कि दूसरी वस्तु उसी प्रकृति में आवेशित होने वाली है। इस विधि में दोनों वस्तुएं समान प्रकृति से आवेशित रहती है या होती है, समान प्रकृति से आवेशित होती है। पहले वाली तो आवेशित थी, दूसरे वाले भी उसी प्रकृति में आपकी क्या रहेगी बेटा, आवेशित होगी। दूसरी बात यहाँ पे नोट में हमें डालना है, अगर दोनों चालक, अगर दोनों चालक है समान है, दोनों चालक क्या है, समान है। समान को बेटा हम क्या बोलेंगे, सर्वसम, बिल्कुल एक जैसे है। अगर दोनों चालक समान है तो संपर्क के बाद, तो संपर्क के बाद दोनों चालकों को हटाने पर, संपर्क के बाद चालकों को हटाने पर दोनों पर बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों का बेटा क्या आएगा, बराबर, लेकिन आधा आधा। दोनों पर समान परिमाण में, समान परिमाण में आवेश वितरित हो जाता है, समान परिमाण में आवेश वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। ये इस पे एक बुक में आपका न्यूमेरिकल भी है कि अगर आपके पास में चालक गोला ए है और ये चालक गोला बी है, इस पे आवेश कैपिटल क्यू है, दोनों चालक गोले ए और बी क्या है, सर्वसम है, इस पे आवेश कितना है, 0 है। दोनों गोले कैसे, दोनों चालक सर्वसम है, इस पे आवेश है। जैसे दोनों को संपर्क करवा के हटाया तो इस चालक पे भी आवेश Q/2 आ जाएगा और इस चालक पे भी आवेश Q/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही चीज अपने को ध्यान में रखनी है। यदि एक आवेशित चालक है, दूसरा अनावेशित चालक है और दोनों चालक एक जैसे हैं, सर्वसम है, तो दोनों को जैसे हम टच करवा के, संपर्क करवा के अलग अलग करेंगे तो दोनों के आवेश क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी विधि होगी। तीसरी विधि की हम बात करते हैं प्रेरण विधि। सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्रेरण विधि। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी हमारी, थर्ड जो विधि है वो है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। थर्ड हो जाएगा प्रेरण विधि, विद्युत प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो बेटा, विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको हम डायग्राम समझते हैं। हमारे पास में एक ये अनावेशित चालक है, इसको बेटा हमने क्या बोल दिया, ये अनावेशित चालक है। ये क्या हो गया, चित्र नंबर फर्स्ट, इसमें मैंने क्या लिया बेटा, अनावेशित चालक। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं बी। दूसरे चित्र में हम क्या करेंगे,
इस अनावेशी चालक के पास में एक आवेशी चालक लेके आएंगे। इस अनावेशी चालक के पास में हम क्या लाएंगे बेटा, एक अनावेशी चालक लेके आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये मेरा जो अनावेशी चालक था, इसके पास में हमने क्या लिया है, एक, इधर से हम ले आते हैं माइनस माइनस माइनस, ये मैं यहाँ पे क्या लिया है, एक आवेशी चालक। ये मेरे पास में क्या हो गया, आवेशी चालक ए ले आया मैं। जैसे मैं आवेशी चालक लेके आता हूँ, बड़ा ध्यान रखना, इसके समीप वाले जो सतह है उस पे तो जाएगा विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, और जो आपकी दूर वाला सतह है, दूर वाली जो सतह है उस पे जाएगा समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं विद्युत प्रेरण। सर ऐसा क्यों हुआ, ये जो आपका अनावेशी चालक गोला था, इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने इसमें इलेक्ट्रॉन भी थे। इसका मतलब सर ये पहले विद्युत उदासीन था, लेकिन जैसे ही हम एक आवेशी चालक लेके आए तो इसने क्या किया, इस चालक में उपस्थित धन आवेशों को अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया। इसलिए इसकी इस सतह पर, पास वाली सतह पर धन आवेश प्रेरित हो गया तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रेरण। दूसरा चित्र क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत प्रेरण की घटना, विद्युत प्रेरण की घटना। अब हम क्या करें, अगर इस आवेशी चालक को अगर वापस हटा लेते हैं तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, आपका विद्युत उदासीन बन जाएगा, जबकि हमें इस चालक गोले बी को क्या करना है, आवेशित करना है। तो तीसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे चालक छड़ थी इसको तो एज इट ऐसे रखेंगे, और हमारा जो ये गोला था अनावेशित गोला, इसको क्या करने वाले हैं, हम भू संपीड़ित करने वाले हैं। इसको हमेशा हम क्या करेंगे, अब भू संपीड़ित। तो ये प्लस वाला आवेश तो हमारा इस सतह पे हाई, ये माइनस सतह वाला जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, जमीन द्वारा क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। कैसे हुआ ये, ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास में क्या थी, आवेशी चालक छड़। ये क्या थी हमारे पास में, आवेशित चालक छड़ थी जिसको हमने ए नाम दिया, और ये हमारा गोला बी था जो कि अनावेशी था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैंने यूनिट स्टार्ट में आपको बताया था, हमेशा किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन। और किसी भी वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉनों को जमीन में जाना होगा, फिक्स बात है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके जमीन की तरफ जाएंगे और जमीन को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। ठीक है ना, ऐसे मत करना कि जमीन से प्रोटॉन आएंगे, नहीं बेटा, जमीन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतर होता है वो हमेशा किसी की तरफ होता है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा न्यूनतम विभव से अधिकतम विभव की ओर। जो पृथ्वी का विभव है, पृथ्वी का विभव वो जीरो होता है, और यहाँ पर ऋणावेश के कारण जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धन विभव मतलब जीरो, जीरो हमेशा ऋणावेश ऋण मान से बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जमीन की तरफ चले जाएंगे। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे अगर हम धनावेश की प्लेट लेके आते हैं, मानो धनावेश चालक लेके आते हैं, तो यहाँ पे आता ऋणावेश ऋणावेश ऋणावेश, यहाँ आता धनावेश धनावेश धनावेश। तो बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जमीन से आते और धनावेश को कैंसिल आउट करते हैं। दोनों चीज से आप समझ सकते हो। अगर सर यहाँ पे धनावेश होता तो क्या होता। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला आवेश क्यों नहीं गया जमीन में, ध्यान में बेटा, इस आवेश को हम बोलते हैं बद आवेश। इसको हम क्या बोलेंगे, बद आवेश। बद आवेश हमने क्यों बोला, क्योंकि यह आवेश इस ऋणावेश के साथ क्या है, बद अवस्था में है, जबकि ये वाला जो आवेश था ऋणावेश, ये क्या था, मुक्त आवेश। इसको अगर कोई रास्ता मिल जाता तो यहाँ वहां से होके चला जाता, तो इसको रास्ता मिल गया कहां से, जमीन के लिए। ठीक है ना, भू संपर्कन विधि, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, भू संपर्कन कर दिया बेटा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको भू संपर्कन कर दिया। इसको ये भू संपर्क करते ही इलेक्ट्रॉन जमीन में चले गए। अब हम क्या करेंगे, चित्र नंबर 3 में क्या करते हैं, चित्र नंबर 3 में हमने क्या किया बेटा, भू संपर्कन किया। क्या क्या हमने, भू संपर्कन। चौथे डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं, इस भू संपर्कन को हटाने वाले हैं बेटा। चौथे डायग्राम में हम क्या करेंगे, भू संपर्कन को हटाने पर, जैसे हम भू संपर्कन को यहाँ से हटा लेते हैं, और ये वाले रोड हमें अभी भी ऐसे कैसे रखनी है, तो यहाँ पे था प्लस प्लस आवेश, और ये हमारे पास में भू संपर्कन हमने हटा लिया। अभी भी ये धनावेश इसके साथ क्या है, बद्ध अवस्था में है। ये हमारा डायग्राम नंबर 4 क्या आ गया, भू संपर्कन हटाने पर, भू संपर्कन हटाने पर हटा लिया। ये हमारा आवेशित छड़ ए थी, ये हमारा निरंतर चालक बी था।
अब जैसे हम इस छड़ को यहाँ से दूर ले जाते हैं, देखो बेटा जैसे ही मैंने यहाँ पर जो आवेशित छड़ थी, आवेशित चालक ए था, उसको जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो इस वस्तु के जो एक सिरे पर धनावेश था ये खुद के प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, पूरे चालक के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये लो सर एक समान रूप से वितरित हो गया, ये लो एक समान रूप से। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अनावेशित वस्तु का आवेशन। तो ये है विद्युत प्रेरण। इसको डायग्राम से समझना है कि हमने सबसे पहले क्या लिया, एक अनावेशित चालक ले लिया, उसके पास एक दूसरा आवेशित चालक लेके आएंगे, लेकिन उसे संपर्क नहीं करवाना हमें, उसे हमें क्या नहीं करना, संपर्क नहीं करना, दूर रखना है बस। जैसे हम दूर रखते हैं तो यहाँ विद्युत प्रेरण की घटना उत्पन्न होती है। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, जब हम किसी आवेशित चालक, जब हम किसी आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक या अनावेशित चालक के पास लेके आते हैं, तो अनावेशित चालक की वह सतह जो आवेशित चालक के समीप होती है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाले सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत प्रेरण कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये 4 डायग्राम से पूरा विद्युत प्रेरण हमें समझना है, 5 डायग्राम से। पहले हमने एक अनावेशित चालक लिया, उस अनावेशित चालक के पास में हम एक आवेशित चालक लेके आए, विद्युत प्रेरण की घटना प्रेरित हुई, फिर विद्युत प्रेरणा आपकी प्रेरित हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, उस आवेशित चालक को दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसको दूर ले जाएंगे तो वापिस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को हटाना है। हटाने के लिए हमें क्या पता लग रहा है कि सर ये धनावेश तो इस आवेशित चालक के ऋणावेश के साथ बद्ध अवस्था में है, जबकि ये वाला ऋणावेश क्या है, मुक्त अवस्था में, क्योंकि वह इस ऋणावेश से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो उसे एक ऐसा माध्यम चाहिए कि जिससे वह वहां से चला जाए। तो वो माध्यम क्या मिलेगा हमें, भू संपर्कन। तो हम इस चालक को भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित करने पर धनावेश पृथ्वी में नहीं जाएगा आपका, ये जो आपका ऋणावेश है ना इलेक्ट्रॉन वाला, ये आपके जमीन में जाएगा, भू संपर्कन होएगा और जमीन द्वारा क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा पृथ्वी द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गए सर, पृथ्वी से प्रोटॉन क्यों नहीं आए, मैंने पहले कहा था प्रोटॉन का स्थानांतरण कभी भी नहीं होता। अगर ये प्रोटॉन होते तो भी ये प्रोटॉन जमीन में जाते, जमीन से इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर यहाँ पे मान मैंने कहते हैं यहाँ पे सर धनावेश होता है, यहाँ पे ऋणावेश होता है, मतलब आप जब धनावेश छड़ लेके आते तो यहाँ पे ऋणावेश आता, यहाँ पे धनावेश आता। तो इस बार मुक्त अवस्था में कौन होगा, धनावेश, और ऋणावेश कौन होगा आपका, बद्ध अवस्था में। तो इस बार धनावेश कैसे निरस्त होंगे, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस धनावेश को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। फिर हमने क्या किया, भू संपर्कन को हटाया। भू संपर्कन हटाने पे क्या होगा, अभी भी यह धनावेश इस ऋणावेश चालक छड़ के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या है, बद्ध अवस्था में है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे छड़ को दूर लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही छड़ को हम दूर लेके जाते हैं तो यह धनावेश खुद के प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, इस पूरे चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बस इन 5 डायग्रामों के बारे में लिखना है। और विद्युत प्रेरण की परिभाषा क्या हो गई, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो आवेशित चालक की समीप वाले सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 विधियां थी आवेशन की जो हमें ध्यान में रखनी है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत दर्शी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत दर्शी। ये तो आवेशन की विधि है 3 जो हमें ध्यान में रखनी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत दर्शी। विद्युत दर्शी, ये देखो पूरा नाम मेरा इसका स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी या स्वर्ण विद्युत दर्शी, जो भी आप बोल सकते हो। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी क्यों बोलते हैं सर, अगर हम यहाँ पे पत्तियां लेते हैं वो सोने की लेते हैं तो ये हो गया स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। देखो विद्युत दर्शी, विद्युत का मतलब विद्युत को दिखाने वाला, मतलब विद्युत को ऐसे दिखाएगा नहीं, मतलब आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है अपने को। जहां भी विद्युत का वर्ड आता है उसका मतलब क्या हो गया, सर आवेश की उपस्थिति है यहाँ पे। और दर्शी का मतलब देखना या दिखाना एक टाइप से, तो इसका मतलब सर ये विद्युत दर्शी कोई उपकरण होगा। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि यह एक सरल उपकरण है, यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से, यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर आवेश उपस्थिति का पता लगाया जाता है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश उपस्थिति या उपस्थित आवेश का पता लगाया जाता है। आवेश उपस्थिति का संसूचन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? संसूचन मतलब पता लगाना, डिटेक्ट करना का पता लगाया जाता है या संसूचन किया जाता है। संसूचन का मतलब डिटेक्ट करना कि इस वस्तु पर आवेश है या नहीं। किसी वस्तु पर आवेश उपस्थिति का पता लगाया जाता है तो उसके लिए हम कौन सा उपकरण यूज करेंगे? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। फिर आता बेटा क्या है? इसकी बनावट। ये तो हो गई परिभाषा, नॉर्मल सा। फिर आता है बनावट। बनावट में हम क्या बोलेंगे? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक कांच की बोतल होती है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक कांच की बोतल होती है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? एक कांच की बोतल होती है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक कांच की बोतल होती है। ये बेटा हमने लिए यहाँ पे क्या है? ये कांच की बोतल। ये क्या हो गई? कांच की बोतल। कांच की बोतल में किसी प्रकार की कोई हवा नहीं जाए तो इसके लिए बेटा इसमें क्या होगा? कांच की बोतल में कोई हवा नहीं जाए, इसके लिए इसमें रहेगा कोर्क लगा होगा। कोर्क होता है आपका रबर टाइप का, इसमें लगा होता है कोर्क। इसके मुंह के ऊपर यहाँ पे कोर्क लगा होगा, और जब यहाँ पे कोर्क लगा होगा तो इसी कोर्क से अंदर से होते हुए एक आपकी क्या जाती है? धातु की छड़ लगी होती है। इसके अंदर क्या लगी होती है बेटा? एक धातु की छड़ लगी होती है, जिसका एक सिरा बाहर की तरफ होता है तथा दूसरा सिरा अंदर की तरफ होता है। और इस धातु की छड़ के ऊपर लगी होती है धातु की घुंडी। तो बेटा क्या होगी? यहाँ पे धातु की घुंडी, जहां पर हम किसी भी वस्तु को स्पर्श करवाएंगे। यहाँ लगा होता है क्या? कोरक। ये क्या लगा दिया हमने यहाँ पे? कोरक। कोरक होता है आपका रबर की शीट होती है, रबर इसके अंदर फंसा देते हैं इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बोला है तो आपने जो यहाँ पे धातु की छड़ डाली यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे धातु की छड़। ठीक है, चालक छड़ होनी चाहिए। और इसके जो नीचे वाले सिरे हैं छड़ के, उस पे दो सोने की पत्तियां कुछ इस तरह से बांधी रहेगी, जिनके एक एक सिरे बंधे रहेंगे और दूसरे क्या रहेंगे बेटा? यहाँ पे मुक्त अवस्था में रहेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास में? सोने की पतली पत्तियां। सोने की पतली पत्तियां, ये सोने की दो पतली पत्तियां हो गई। बस इतना ही है। फिर आता है इसकी कार्यविधि। सबसे पहले बनावट में क्या बोलेंगे? इसमें एक कांच की बोतल होती है, अतः इस कांच की बोतल में एक धातु की छड़ लगी होती है, जिसका एक सिरा बाहर की तरफ होता है, दूसरा सिरा अंदर की तरफ होता है। कागज आपकी जो बोतल है उसके मुंह पे एक रबर का कोर्क लगा होता है। धातु के बाहरी सिरे पे एक धातु की घुंडी लगी होती है तथा धातु के अंदर वाले सिरे पर सोने की दो पत्तियां लगी होती है, जिनके एक एक सिरे मुक्त अवस्था में होते हैं तथा दूसरे सिरे धातु की छड़ से बंधे होते हैं। फिर आता है कार्यविधि। बेटा फिर क्या रहेगा हमारे पास में? कार्यविधि। तो कार्यविधि में हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे किसी चालक छड़ को हम यहाँ पे लेके आते हैं। जब किसी आवेशित चालक छड़ को धातु की गुंडी के संपर्क में लाया जाता है, ये मैंने कह दिया कि इस पे मान लो धनावेश है। ठीक है बेटा, इस पे क्या है? धनावेश है। जैसे हम इसके संपर्क में लेके आते हैं, जैसे कि धातु गुंडी के साथ में संपर्क करवाते हैं, तो इस चालक छड़ से या इस धातु की छड़ से कुछ आवेश इस चालक छड़ से होता 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 कहाँ पहुंच जाता है? सोने की पत्तियों पे पहुंच जाता है, जिससे सोने की पत्तियों पे समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होने से दोनों पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया है और उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। उनके बीच जो गैप था वो बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अतः संपर्क में लाई गई वस्तु आवेशित है। अगर यह मान लो आवेशित नहीं होती तो आपकी तो दोनों सोने की पत्तियां हैं, जिनके बीच जो रिक्त स्थान था वह समान बना रहता है, उनके बीच में कोई विस्थापन नहीं होता, वो दोनों पत्तियां नहीं फैलती। इसका मतलब संपर्क में लाई गई वस्तु अनावेशित है। तो हमने कैसे पता लगाया सर? अगर हमारे पास में वस्तु आवेशित है तो दोनों सोने की पत्तियां फैल जाएगी, अगर आवेशित नहीं है तो दोनों सोने की पत्तियां नहीं फैलेगी। फैलने का कारण मैंने बता दिया, कुछ आवेश चालक छड़ से होता होता सोने की पत्तियों पर आ जाता है, जिससे समान प्रकृति का आवेश होने से दोनों पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम और उसका
सदिश निरूपण, जिसमें हम परावर्तन वगैरह, उसकी परिभाषा, उसके जो भी मात्रक वगैरह क्या होते हैं या नहीं होते, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है।